जय हिंद मित्रांनो, मिशन CTET सरावासाठी टेस्ट सिरीजमधल्या पेपर क्रमांक 1 जो की आपण 1ली ते 5वी या वर्गासाठी घेतला होता, त्याच्या प्रश्नपत्रिका क्रमांक 2चे जे सामाजिक शास्त्र आहे त्याच्या 30 प्रश्नांच्या व्हिडिओ स्पष्टीकरणामध्ये मी सर्वांचं मनापासून स्वागत करत आहे. परंतु तत्पूर्वी आपण जर चॅनलला नवीन असाल तर आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा, साईडचं जे बेल आयकॉन आहे त्याला देखील प्रेस करा, जेणेकरून CTETच्या संदर्भामधल्या आणि शिक्षक भरतीच्या संदर्भामधल्या कोणत्याही माहितीची अपडेट आपल्याकडून मिस होणार नाही. आणि मित्रांनो, आपल्याला जर काही सरावासाठी टेस्ट सिरीज जॉईन करायची असेल तर आपण आजही ही टेस्ट सिरीज जॉईन करू शकता. यामध्ये तुम्हाला मिळणार आहे PDF च्या स्वरूपामधल्या प्रश्नपत्रिका, त्याची ॲन्सर की आणि प्रत्येक प्रश्नाचं व्हिडिओच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण, तेही अगदी माफक दरामध्ये. आपल्याला जर ही टेस्ट सिरीज जॉईन करायची असेल तर स्क्रीनवर दिसत असलेल्या नंबरशी संपर्क करा आणि आजच ही जी टेस्ट सिरीज आहे ती जॉईन करा. चला तर मित्रांनो, सुरू करूया स्पष्टीकरणाला. बघा, प्रश्न क्रमांक 121 पासून 150 नंबरच्या प्रश्नांमध्ये सामाजिक शास्त्र हा विषय समाविष्ट करण्यात आला होता. सर्व प्रश्न हे हिंदीमध्ये देण्यात आलेले आहे. बघा, pH मान 7 के शुद्ध प्राकृतिक जल को कहते हैं, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं. जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो pH होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसका जो मान 7 होता है वो किसको इंडिकेट करता है? उदासीन को इंडिकेट करता है. 122 नंबर का सवाल हम देख लेते हैं. फूल के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग विषेचन के लिए आवश्यक पीले पाउडर जैसा पदार्थ पैदा करता है? स्त्री केसर, बीजांड, परागकोश या फिर पराग. इनमें से सही जवाब क्या रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही गेस किया होगा. उसका सही जवाब रहेगा परागकोश. इसके बाद 123 नंबर का सवाल देख लेते हैं. 123 नंबर के सवाल में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल शरीर में कार्बोहाइड्रेट से संश्लेषित किया जा सकता है? लाइसिन, वालाइन, ल्यूसिन या एलानाइन. अब ये वाला सवाल है. अब इसमें कौन सा अमीनो अम्ल शरीर में कार्बोहाइड्रेट से संश्लेषित किया जाता है, ऐसा हमको जो है सवाल पूछा गया है. तो उसका सही जवाब है एलानाइन. CO2 में वृद्धि का कारण क्या होता है? CO2 में वृद्धि किस कारण से होती है? सीवेज से, प्लास्टिक व नायलॉन उद्योग से, पेट्रोलियम ईंधन के दहन से या फिर उपर्युक्त सभी ऑप्शंस सही है. तो हम लोग बोलेंगे कि सीवेज की वजह से CO2 की वृद्धि होती है, प्लास्टिक व नायलॉन से भी होती है और पेट्रोलियम ईंधन से भी होती है. यानी इसका आंसर रहेगा उपर्युक्त सभी. 125 नंबर का सवाल है, शरीर द्वारा अधिक मात्रा में आवश्यक भोजन घटक कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, प्रोटीन और खनिज, खनिज और विटामिन. कौन सा रहेगा? तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये उसका सही जवाब रहेगा. इसके बाद देख लेते 126 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ हमारी हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायता कर सकते हैं? कौन से खाद्य पदार्थ है? खमीर, मूंगफली या मांस, दूध, अंडे की जर्दी या फिर मछली, दूध, सोयाबीन, आंवला या अंडे की जर्दी, मांस और टमाटर. किस वजह से जो है हमारी हड्डियां और दांतों के निर्माण में जो है सहायता करती? क्या है वो? जी हाँ, दूध, अंडे की जर्दी और फिश, मछली. इसके बाद 127 नंबर का सवाल है, क्या होगा यदि वो व्यक्ति जो तैराकी नहीं जानता है मृत सागर में गिर जाता है? अब क्या हो सकता है? उस पर तैरता रहेगा, तुरंत ही डूब जाएगा, पहले उसका शरीर गहराई में चला जाएगा फिर ऊपर आ जाएगा, या पहले वो तैरेगा और फिर धीरे धीरे उसका शरीर समुद्र में जो है गहरे डूब जाएगा. क्या पूछा गया है कि ऐसा समुद्र, मृत समुद्र जिसे डेड सी भी बोला जाता है, उसमें अगर गिरता है ऐसा व्यक्ति जिसको तैरना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो भी क्या हो जाएगा? वो उस पर तैरता ही रहेगा, क्योंकि उसमें जो है उसके जो क्षारता है वो बहुत ज़्यादा है, वो इंसान को डूबने नहीं देता. इसके बाद सवाल नंबर 128, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने के बाद एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करने वाले लोगों का मामला क्या है? आव्रजन, विध्वंस, उत्प्रवास या हस्तांतरण. क्या है वो? आव्रजन.
ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद सवाल नंबर 129, पृथ्वी के तापमान वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृथ्वी वनस्पतिहीन हो जाएगी, वनस्पति सूख जाएगी, वनाग्नि की घटनाएं बढ़ेंगी, या फिर उपर्युक्त सभी सही है। देखो, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर यह असर होगा कि वनस्पति पृथ्वी से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वनस्पति सूख जाएगी और वनाग्नि की घटनाएं बहुत ज़्यादा तौर पे जो है बढ़ेगी। यानी इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी में उपर्युक्त सभी। इसके बाद जो है सवाल नंबर 130, विश्व के महाद्वीपों के बारे में समझाते समय ग्लोब का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? दिशाएं समझाना, छात्रों में उत्सुकता जगाना, स्थानों की दूरी की गणना करना, छात्रों की कल्पनाशील शक्तियों का विकास करना। ये वाले हैं हमें 4 ऑप्शन। जब भी हम उपमहाद्वीपों के बारे में पढ़ाते हैं तो जो ग्लोब होता है, पृथ्वी का जो प्रतिकृति होती है पृथ्वी की, उसका उपयोग क्यों करते हैं? तो छात्रों की जो कल्पनाशील शक्तियां हैं उसका विकास करना, यही हमारा जो है उद्देश्य होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोग बोलेंगे इस सवाल का सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 131, शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने वाले OHP का पूरा नाम क्या है? OHP है ना, OHP, इसका पूरा नाम क्या है? बहुत सारे लोगों को जो है इसका सही जवाब आता होगा। उसे क्या बोलते हैं? ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर। 132 नंबर का सवाल है, ओजोन गैस की सर्वाधिक सघनता कहाँ मिलती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण क्षेत्र में, शीत क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में समान रूप से। सभी क्षेत्र में समान रूप से हो सकती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकती। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जो है सघनता सबसे ज्यादा तौर पे पाई जाती है। 133 नंबर का सवाल है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन का क्या रूप होना चाहिए? प्राथमिक में अधिकांशतः परियोजना का काम, नित्य औपचारिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं, लिखित और मौखिक कार्यों में बच्चे का सतत अवलोकन करना। क्या रहेगा सही जवाब इसका? क्या रहेगा? जी हाँ, इसमें हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि लिखित और मौखिक कार्यों में बच्चों का सतत अवलोकन करते रहना चाहिए। उन्हें जो है लिख कर भी देना है और मौखिक भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको पढ़ानी ज़रूरी है। 134 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें समस्या हल करने तथा चिंतन क्षमताओं के विकास में शिक्षार्थियों की सहायता करती है? फ्लैश कार्ड का प्रयोग, मानचित्रों और ग्लोब का समावेश, कविताओं और कहानियों का प्रयोग, पहेलियों और रिडल्स का समावेश। हाँ, तो कौन सी तकनीकें जो है समस्या हल करने तथा चिंतन क्षमताओं के विकास में जो अभ्यर्थी है, शिक्षार्थी है, उसकी सहायता करती है? तो अगर से आप उनको पहेलियां बूझाते हैं और रिडल्स का भी उसमें जो है समावेश करते हैं तो इससे जो है बच्चा ज़्यादा ज़हीन हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर जो है 135 देख लेते हैं। छात्रों के अधिगम स्तर की जांच के लिए NCERT की EVS पुस्तकों के अध्यायों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? क्या शामिल है NCERT में? हमने क्या सीखा, सोचो और बताओ, चलो बनाए, या पता करो और लिखो। इनमें से किसको शामिल किया गया है? तो इनमें से हमने क्या सीखा, ये जो टॉपिक है इसको शामिल किया गया है। यानी यहाँ हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर ए ये सवाल का सही जवाब रहेगा। 136 नंबर का सवाल देख लेते हैं। अपने पर्यावरण में पेड़ों के महत्व के संबंध में छात्रों को जागरूक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए
पेड़ों के विभिन्न उपयोग समझने के लिए पाठ्यपुस्तक सामग्री का उपयोग करना, विभिन्न उत्पादों के उदाहरण देना जो हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं, छात्रों को विभिन्न प्रकार के पेड़ों का चार्ट दिखाना या उन उत्पादनों और सेवाओं को समझने के लिए छात्रों को बगीचे में ले जाना जो हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं। क्या होगा? आपने इसको जो है बिल्कुल सही तरीके से पकड़ लिया होगा इसका जवाब, कि उन उत्पादों और सेवाओं को समझने के लिए छात्रों को बगीचे में ले जाना जो हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं, वो चीज़ों जो है उनको प्रत्यक्ष रूप में दिखाना। सवाल नंबर 137, छात्रों में उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान प्राप्त किया जा सकता है कब? छात्रों को अवधारणा याद करने में लगाकर, अधिक अवधि मूल्यांकन करके, सहकारी अधिगम का पालन करने के बाद या अधिक गृह कार्य देने के बाद। क्या होगा? अगर से छात्रों में उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान प्राप्त करवाना है तो सहकारी अधिगम का उनको पालन करवाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 138 नंबर का सवाल है, वयस्क मानव शरीर में कितने प्रतिशत पानी होता है? 80%, 80%, 60%, 50% या फिर मात्र 30%? वयस्क मानव, इसमें इसके शरीर में जो है कितने परसेंटेज पानी पाया जाता है? तो पानी जो है हमारे मानवीय शरीर में जो पूरी तरह से जो है ऐसा व्यक्ति है जो कि वयस्क है, वो है 60%। इसके बाद सवाल नंबर 139, निम्नांकित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र अजैविक घटक है? अब देखो, ऑप्शन नंबर ए वायु, मृदा, जीव जंतु, बी नंबर वनस्पति, मृदा, जल, सी नंबर जीव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव, या 139 नंबर वायु, खनिज, जल। क्या पूछा गया है कि कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र अजैविक है? अजैविक हमें पूछा गया है। तो इसके अंदर जो वायु है, खनिज है और जो जल है, ये सब कैसे है? हम लोग बोल सकेंगे कि अजैविक, इनमें जान नहीं है। 140 नंबर का सवाल देख लेते हैं कि राहुल विटामिन डी की आवश्यकता से अधिक गोलियां लेता है। उसके चाचा जो एक चिकित्सक है, उन्होंने उसे ऐसा न करने की चेतावनी दी क्योंकि उसे समस्या हो सकती है। कौन सी समस्या हो सकती है? दस्त की, गुर्दे की पथरी की, मसूड़ों से रक्तस्राव की, या हड्डियों के मुलायम होने की? क्या हो सकता है? अगर से विटामिन डी मात्रा से अधिक लेते हैं तो इसकी वजह से जो है हमारे गुर्दे में जो है पथरी की समस्या पैदा हो सकती है। ये वाली समस्या गंभीर मानी जाती है। 141 नंबर, रानी चींटी का काम क्या है? अपने घर की देखभाल करना, अपने घर की पहरेदारी करना, भोजन तलाशना, या फिर अंडे देना? क्या काम होता है? आप सबको शायद पता ही होगा कि जो रानी चींटी होती है उसका एक ही काम होता है कि वो अंडे देती है और उस पर सिर्फ बैठे हुए रहती है। 142 नंबर का सवाल है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कानून किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1996, 1980, 1998 या 2000 ईस्वी? कब आया था? क्या पूछा है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, ये जो कानून है, ये कब आया था? 1996, 1996 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 143 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन संसार की पूरी जैव विविधता की स्थिति के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए जिम्मेदार है? यूनेस्को, UNWTO, IUCN या फिर ILO? कौन है? इनमें से कौन जिम्मेदार है? तो IUCN, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 144 देख लेते हैं। जल को प्रदूषित करने वाला धातु युग्म है पीतल, निकेल, सोना, चांदी,
पारा, शीशा या फिर तांबा और टीन। इनमें से क्या है सही जवाब? तो जल को प्रदूषित करने वाला धातु युग्म अगर देखा जाए तो पारा और सीसा ये रहेगा। 145 नंबर का सवाल, 2009 में 2030 जल संसाधन समूह द्वारा जारी रिपोर्ट हमारे जल के भविष्य की रूपरेखा रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक कितने प्रतिशत पानी की कमी होने की संभावना है? 80%, 70%, 40% या फिर 20%? प्रतिशत में पूछा गया है कि 2030 तक हमें खतरा बताया गया है कि 40% जो है पानी की किल्लत होगी, कमी होगी। वायुमंडल में तापमान वृद्धि करने वाली गैस कौन सी? SO2, CO2, H2 या N2? वायुमंडल में तापमान किसकी वजह से जो है वो बढ़ जाता है? तो तापमान बढ़ाने वाला जो है वो है SO2, ऑप्शन नंबर ए। 147 नंबर का सवाल है, पकाए गए भोजन को फ्रिज में लंबे समय तक सुरक्षित रखने में क्या सहायता करता है? भोजन में नमी की कम मात्रा, भोजन में नमी की अधिक मात्रा, प्लाज्योलिसिस द्वारा जीवाणुओं की हत्या या सूक्ष्म जीवाणुओं को निष्क्रिय होना। इनमें से क्या है? तो पकाए गए भोजन को फ्रिज में लंबे समय तक सुरक्षित रखने में जो सहायता करता है वो सूक्ष्म जीवाणुओं को जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से निष्क्रिय कर देता है। ये रहेगा इसका सही जवाब। सवाल नंबर 148, जलवायु परिवर्तन का सर्व प्रमुख कारण क्या है? तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, तेजी से बढ़ते हुए उद्योग, वनों का विनाश या फिर ऊपर दिए हुए उपर्युक्त सभी पर्याय सही है। जलवायु का परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है, ऐसा पूछा गया है। तो प्रमुख कारण क्या है जलवायु बढ़ने का? यहाँ तो ये तो ऊपर दिए हुए सभी कहीं ना कहीं से ठीक है, लेकिन सबसे प्रमुख अगर से कोई कारण है तो वो कारण है वनों का विनाश हो जाना, ऑप्शन नंबर सी। 149 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संबंध मलेरिया से है? अब ऑप्शन दिया गया है, हीमोजोइन नामक विष, लीवर की कोशिकाओं की हानि, लाल रक्त कोशिकाओं का टूटना या सफेद रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम, जिसे हम परजीवी भी बोलेंगे। क्या है इसका सही जवाब? तो जो सफेद रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम, जिसे हम परजीवी बोलते हैं, वो हो जाना मलेरिया का एक बहुत बड़ा कारण होता है, रीजन होता है। 150 नंबर का और आखिरी नंबर का सवाल, घर पर भोजन को अलग करने की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि का प्रयोग बड़े कणों को छोटे कणों से अलग करने के लिए किया जाता है? अब ऑप्शन नंबर ए है अवसाधन, जिसे हम तलछट भी बोलेंगे, बी नंबर फटकाना, सी नंबर ताड़ना, जिसे हम थ्रेसिंग बोलेंगे, या फिर डी नंबर छानना। क्या करना है हमें कि भोजन को अलग करने की विधियों में से किस विधि का प्रयोग बड़े कणों को छोटे कणों से अलग करने के लिए कर रहे हैं। अब ये क्या है? जी हाँ, अगर से उसे हम लोग जो है अगर छान लेते हैं तो बड़े कणों में से छोटे कण जो है बड़ी सहजता से, बड़ी आसानी से अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने जो है सामाजिक विज्ञान के जो 30 सवाल थे उन 30 सवाल का जो है जवाब इस वीडियो के ज़रिए इस सेशन में देख लिया है। आप अभी भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इन 30 में से आपका खुद का जो स्कोर है वो कितना रहा है, इसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना भी ना भूलें।